नमस्कार। शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस संगठन की जम के चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि नए पीसीसी चीफ की आहट और सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। मसला नहीं है कि जून 2023 तारीख थी जब छत्तीसगढ़ को नया पीसीसी चीफ दीपक बैज के रूप में मिले थे। 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है। इसके बाद पीसीसी चीफ कौन बनेगा, इसके लिए रस्साकस्सी, जोड़ तोड़, सियासी गुणागणित लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल बीजेपी ने यह उठाया कि कांग्रेस के अध्यक्ष को 3 साल अपने कार्यकाल को होने को है, लेकिन आज तक अपनी कार्यकारिणी तक का विस्तार वो नहीं कर पाए। सवाल का यह है कि चुनाव दर चुनाव मिली कांग्रेस को हार से क्या इतनी हताश कांग्रेस हो गई कि कार्यकारिणी का गठन तक नहीं कर पाई। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कहा कि बीजेपी को अपने घर पे देखना चाहिए कि कैसे नेताओं का अपमान और गुटबाजी चरम पे है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। जून 2026 वो समय होगा जब बतौर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कार्यकाल समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले ही दीपक बैज के कार्यकाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जून 2023 में छत्तीसगढ़ सत्ताधारी दल कांग्रेस की दोबारा सरकार में आने को लेकर चुनावी तैयारियों में मशगूल थी। तभी दिल्ली से आए आदेश के आधार पर तत्कालिक पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कमोबेश 3 साल बीतने के बाद विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सबसे कमजोर पीसीसी चीफ कह रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का जल्द होगा कार्यकाल पूरा। अब तक के सबसे असफल पीसीसी चीफ रहे दीपक बैज, बोली बीजेपी। बीजेपी ने खुद अपने नेताओं को कार्य समिति से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका, बोली कांग्रेस। सरकार की नाक में दम हमारी पार्टी ने कर रखा है, दीपक बैज। अपने गिरेबान में देखे भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं कर पा रही नियुक्ति। कांग्रेस अपनी नियुक्ति जल्द कर लेगी, भाजपा चिंता ना करे, कांग्रेस में हर कोई बड़ा नेता, इसलिए नहीं हो रही नियुक्तियां, बोली बीजेपी। कार्यकारिणी पर खींचतान जारी, भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भले ही दीपक बैज दावा कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल सरकार की नाक में दम करने वाला रहा, लेकिन ये 100% सच है कि उनके विस्तारित और पूर्ण कार्यकारिणी का इंतजार आज भी कांग्रेसियों को है। इसी मामले पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में सभी बड़े नेता हैं, इसलिए कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। सभी को डर है कि कहीं पर छोटा बड़ा ना हो जाए, जिसे लेकर दीपक बैज कहते हैं समय समय पर उपयोगी नियुक्तियां की गई हैं। कहीं 1-2 छूट गया है तो वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कार्य प्रभावित हो। पर भाजपा के नेताओं को उन्हीं की पार्टी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। कार्य समिति से रामविचार नेताम और ब्रजमोहन अग्रवाल को हटा दिया गया। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं होते, कांग्रेस में सब नेता होते हैं और इसलिए कार्यकारिणी नहीं गठन कर रहे हैं कि कौन छोटा हो जाए कौन बड़ा हो जाएगा। उसके अंदरूनी मामला है, मैं उस बारे में नहीं बोलता। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक ले, फिर कांग्रेस की बात करें। रामविचार नेताम जी कह रहे हैं, रामविचार नेताम जी को तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक से बाहर कर दिया गया, हाथ को पकड़ के बाहर निकाला गया। 2 वरिष्ठ नेताओं को, ब्रजमोहन अग्रवाल को और उनको एक मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिए। अब वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। रही बात हमारी कार्यकारिणी, काम शुरू हुआ है, सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा अभी कर रहे हैं और समय सीमा में हम करेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगठन के दम पर सत्ता का रास्ता तय होता है। ऐसे में बतौर पीसीसी चीफ अपने कार्यकाल के दम पर दीपक बैज कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल तो नए कार्यकारिणी की पूरी नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कांग्रेस संगठन विस्तार पे सवाल और सियासी गलियारों में बवाल चल रहा है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव बैस साहब है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ प्रवक्ता। नितिन जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा दर्शकों को कि एक प्रदेश अध्यक्ष किसी भी दल का हो, अपने कार्यकाल के तय कार्यकाल के समाप्ति के पहले तक
संगठन विस्तार पे कहीं पेच फंसा हो, ना हो पाए, तो विपक्षी दल दूसरा दल सवाल क्यों ना उठाए? कायदे से तो जो संगठन का काम है वो अपनी पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है, दूसरी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कोई भी किसी पर हमला करने का कोई मौका चूकता नहीं है। बीजेपी भी अगर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है तो उसके पीछे कारण है। आप बताइए, कार्यकाल खत्म होने को है और वो एक कार्यकारिणी जो है अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो जितनी भी इम्पोर्टेंट जो पोस्टिंग्स थी वो उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, आने वाले समय में जो है चुनाव छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ अब 2.5 साल तो हो ही चुका, 1 साल आखिरी के 1 साल तो इलेक्शन मोड में होता है, और दीपक बैच के खाते में एक भी जीत नहीं है। तो दीपक बैच का अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है और उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो कोई नई बात तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दीपक बैच को बनाया भी गया था, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया, तो उस समय मोहन मरकाम से जो है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल नाराज थे और उनकी नाराजगी का जो है वो कोपभाजन शिकार हुए उसमें। तो जब उनको हटाया गया तो एक जो है वो जिसको कहते हैं ना कि समझौते का नेता, उनको समझौते के नेता के तौर पर दीपक बैच को ये कुर्सी दी गई थी। लेकिन फिर वही बात आई कि कांग्रेस में इतने लीडर हैं, कांग्रेस में कार्यकर्ता कम, लीडर ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति आज भी हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे ज्यादा मजबूत है, और यहाँ नेता भी जो है, अब जो बड़े नेता थे वो तो दुर्भाग्य से झीरम घाटी में सब शहीद हो चुके हैं। अब जो है समकालीन और एक तद के ही नेता है। चरणदास महंत को अगर छोड़ दिया जाए, चरणदास महंत तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री थे और वो बहुत बड़े नेता है, लेकिन आज की स्थिति में सब बराबर बराबर के नेता है। तो यहाँ खींचतान बहुत क्या कह सकते हैं उसको होना ही संभव था, और उसी कारण जो है उनका कार्यकारिणी वो पूरी तय नहीं कर पाए, कार्यकाल खत्म होते आ रहा है। तो इसमें तो बीजेपी अगर मौके का फायदा उठा के चौका मार रही तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मैं जब एक बार वैभव जी का रुख करता हूँ, नितिन जी फिर आपसे जवाब लूंगा। वैभव जी, किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार होता है कि अपने कार्यकारिणी का कैसे गठन किया जाए, उनके अपने नियम कानून होते हैं। दीपक बैच जी कह रहे हैं कि जिन पदों पे नियुक्तियां नहीं हुई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है कांग्रेस की इंटरनल राजनीति में। उसके बाद भी बीजेपी अगर इतना इंटरेस्ट लेके कटाक्ष करेगी तो फिर तो बीजेपी को जवाब भी सुनना पड़ेगा कांग्रेस का। देखिए, दीपक बैच जी के ऊपर हमने कटाक्ष नहीं किया। दीपक बैच जी के साथ हमारी पूरी सद्भावना है, हमारी पूरी सिंपैथी है। वो बस्तर संभाग से आते हैं, बहुत तेज तर्रार आदिवासी नेता हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या हुआ है कि दीपक बैच जी की लीडरशिप को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो बड़े छत्रप हैं वो लोग स्वीकार नहीं करते। भूपेश बघेल जी उनको नेता ही नहीं मानते, टीएस सिंहदेव जी उनको नेता ही नहीं मानते, चरणदास महंत जी का अपना एक अलग कद है, अवधेश जी। तो इन सब नेताओं की गुटबाजी में दीपक बैच जी पिस के रह गए हैं। तो हमारी पूरी संवेदनाएं और हमारी पूरी सहानुभूति दीपक बैच जी के साथ है। और मेरा तो ये निजी तौर पे ये मानना है कि एक ट्राइबल लीडरशिप यहाँ पे कांग्रेस में स्टैब्लिश हो रही है, तो दीपक बैच जी को एक अवसर और देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है। माना जाए या सुझाव माना जाए? सुझाव मैं देखिए, मैं दीपक बैच जी का बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक, वो बहुत सीनियर नेता है। मैं जवाब ले लेता हूँ। नितिन जी विद्वान नेता है। नितिन जी, वैभव जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि दीपक बैच जी को एक टर्म और मिलना चाहिए, भले मुस्कुरा रहे हैं वो। जवाब दीजिए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि दीपक बैच को कोई नेता नहीं मानता, तो मुझे ये बताओ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब मानते हैं, हम मानते हैं, सब मानते हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे ये बताओ, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री कौन मानता है? इस प्रदेश में कोई नहीं मानता। पूरा मंत्रिमंडल अपने हिसाब से चल रहा है और भगवान जाने सरकार कहाँ से चल रही है। बड़े भाई अनिल पुषतकर जी कह रहे थे कि कांग्रेस में सब लीडर है। कांग्रेस में लीडर और लीडर, जो लीडर है वो लीडर भी है, ये मैं बता दूं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने लोक लुभावने घोषणा पत्र के माध्यम से जो जनता ने जनादेश दिया है, वो जनादेश का सम्मान करें। जो लोक लुभावने वादे किए हैं आम जनता को, वो पूरे करें। अभी रिसेंटली तो मैं यही कहूंगा कि 500 रुपए में सिलेंडर दे दे बहनों को, जो इनके मैनिफेस्टो में था। साथ ही 1 लाख लोगों को सरकार बनते ही 1 साल में नौकरी देने का जो वादा था वो 2.5 साल निकल गया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सिंपैथी है, नेताओं के लिए सिंपैथी है। अवधेश भाई, सिंपैथी, सहानुभूति है। सहानुभूति ये है कि 300 से अधिक पद जो है वो निगम मंडल आयोगों में खाली है, जिसपे नियुक्तियां नहीं हो रही है। 2.5 साल तो हो गया, नियुक्तियां करते करते के 6-8 महीने निकल गए, तो लास्ट के 6 महीने तो आचार संहिता में निकलते हैं। तो यहाँ पे जो संवेदनाएं हैं, या मुझे जो तकलीफ है अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के लिए, वो ये है
कि बेचारे इनका जीवन मुझे लगता है कि ऐसे ही निकल जाएगा, राह देखते देखते 15 साल करेगा। मिला, बस नहीं, एक 5 सालों एक में एक लाइन में ऐड कर देता हूं, अगर जितनी बातें आप कह रहे हैं वो बीजेपी या सरकार करे तो बीजेपी तो और मजबूत होगी, कांग्रेस का फायदा क्या होगा इसमें? बीजेपी मजबूत हो इससे हमें मतलब नहीं है। बीजेपी अभी मजबूत नहीं है, अवधेश भाई मजबूर है, मजबूत कहीं से भी नहीं है। इनके मुख्यमंत्री भी मजबूर है, क्या सवाल करो और क्या जवाब देते हैं वो तो मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप जानते हैं, और आप दोनों से बेहतर, हम दोनों से बेहतर मुझे लगता है अनिल पुसतकर जी जानते होंगे। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और जिस नेता की, जिस कृषि मंत्री जी की मैं अभी बाइट सुन रहा था, रामविचार नेताम जी की, जो कह रहे थे कि कांग्रेस में सब लीडर हैं, तो बीजेपी ने तो खुद उनको लीडर नहीं समझा। कोर कमेटी से आदिवासी नेता को बाहर कर दिया, कोर कमेटी से वो ओबीसी नेता पुंडूलाल मोहल्ले को बाहर कर दिया, एससी नेता सॉरी सतनामी समाज से हैं। कोर कमेटी से रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री थी उनको बाहर कर दिया, वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को कोर कमेटी से बाहर कर दिया, और लिया किसको? ओपी चौधरी, विजय शर्मा और शिवरतन शर्मा। इन नेताओं ने क्या बिगाड़ा था भाई? आज भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद जो है वो चरम सीमा पर है। इसका भी जो है इनको समाधान करना चाहिए। ठीक, वरिष्ठ ठीक। विधायक जो है वो सब बिना काम के बैठे हैं। ठीक है, जवाब ले लो, फिर सेकंड टर्म में आएगा। वैभव जी जवाब दीजिएगा, अनिल जी मैं आता हूं इसके बाद। जवाब दीजिएगा कि जो बात दीपक बैज जी कह रहे थे कि बीजेपी को अपने संगठन के भीतर झांकना चाहिए, कमोबेश वही बात नाम लेते हुए नितिन जी ने विस्तार से बताया कि साहब इन नेताओं के साथ क्या हुआ, बीजेपी को चिंता इनकी भी करनी चाहिए। अवधेश जी देखिए, कोर ग्रुप में आना, कोर ग्रुप से बाहर रहना और नए लोगों को कोर ग्रुप में मिल लेना, ये सतत चलने वाली एक बीजेपी की प्रक्रिया है और जो अपने समय पे पूरी होती है। हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ हमारी जो यूथ विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारे यहाँ उसमें नियम है कि 35 साल से जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो उसमें नहीं आ पाएगा। कोर ग्रुप में इससे पहले भी आदरणीय रमेश बैस जी भी कोर ग्रुप के सदस्य थे, नंद कुमार साय जी भी थे, ताराचंद साहू जी भी थे। तो जब नए लोगों की एक लीडरशिप तैयार होती है तो पुराने लोग उनको मौका देते हैं आने का। एक बात ये तो बीजेपी की विषय थी, और दूसरा विषय ये था कि नितिन भाई अभी कह रहे थे कि विष्णुदेव साय जी कमजोर सीएम है। देखिए, विष्णुदेव साय जी वो सीएम हैं जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य से नक्सलवाद का सफाया हुआ है, और कांग्रेस के सारे बड़े नेता जीरम घाटी के दुर्भाग्यपूर्ण हमले में शहीद हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूं कि नितिन भाई आप झूठे मुंह सही एक बार तारीफ तो करते हैं, आपको जीरम घाटी का बदला विष्णुदेव साय की सरकार ने दिलाया है। अवधेश भाई क्या होता है कि मैं अभी प्रवक्ता बना हूं, मुझे लगता है 1.5-2 महीने मुझे प्रवक्ता बने हुए हैं। जब तक मैं प्रवक्ता नहीं बना था अवधेश भाई, तब तक मुझे ये लगता था कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ आदमी जो होता है वो एक नागिन डांसर होता है, जो किसी दूसरे की शादी में जाके नागिन डांस करता है, अपने कपड़े गंदे करवाता है, अपने घुटने छिलवाता है। लेकिन जब से मैं प्रवक्ता बना हूं तो मुझे अब ये मेरी सोच बदल गई है। मुझे अब ये लगता है कि दुनिया में, भारत देश में सबसे निस्वार्थ आज की डेट में कोई व्यक्ति है तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, जो ऐसी पार्टी का बचाव करने तरह तरह की बातें बता के न्यूज चैनलों में आते हैं। मतलब भाई मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं नमन करता हूं कि आज की तारीख में आपसे ज्यादा निस्वार्थ आदमी कोई नहीं नितिन भाई। आज की तारीख में मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूं सार्वजनिक रूप से। धन्यवाद भाई आपका, आप प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे से उम्र में ठीक छोटे हो। ठीक है, चलिए ठीक है। वो भाई जहाँ पे टैलेंट होता है वहाँ प्रणाम तो किया ही जाता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दूध में मक्खी को जैसे निकाल के फेंकते हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी के कोर कमेटी से। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार होता है कि अपने संगठन को कैसे चलाए, लेकिन सवाल यह है कि संगठन के दम पे ही सत्ता पाई जाती है। 2.5 साल बीत गया, आपने कहा कि आखिरी साल चुनावी साल होगा। कांग्रेस में मौजूदा पीसीसी चीफ का कार्यकाल समाप्त होने को है, हो सकता है उन्हें फिर से एक बार टर्म मिले, एक बार फिर से उनको मौका मिले। वैभव जी भी इस बात की शुभेच्छा कर रहे थे कि शायद उनको मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में कहाँ दिखाई पड़ती है। मेरे पास सूची है, जब हमारे संवाददाता करिश्मा गई दीपक बैज जी के पास पूछने के लिए कि साहब आपके पास आपकी कार्यकारिणी बनी नहीं है, तो उन्होंने बड़ी एक लंबी चौड़ी सूची दी कि साहब क्या क्या आंदोलन कांग्रेस ने किया। मैं फौरी तौर पर पढ़ देता हूँ। 24 जुलाई 2024 विधानसभा घेराव, 14 अगस्त 2024 संविधान यात्रा, 16 अगस्त 2024 गौ सत्याग्रह, 24 अगस्त 2024 प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का घेराव, 21 सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ बंद। ऐसा करते 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 लगभग 20-25 चीज़ों की सूची मिली है। आखिरी में 17 से 20 मार्च तक मनरेगा बचाव विधानसभा घेराव कार्यक्रम का जिक्र दीपक बैज जी ने किया है। जवाब दीजिए, इतने काम के बाद भी सवाल क्यों उठ रहा है और चुनाव में कांग्रेस कहाँ है? देखिए,
अवधेश जी, छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के लिए संभावनाओं वाला प्रदेश है। हिंदी भाषी बेल्ट में सबसे मजबूत स्थिति कांग्रेस की अगर कहीं दिखती है तो वो छत्तीसगढ़ में दिखती है, क्योंकि पिछले भी चुनाव में उनका प्रदर्शन जब भाजपा की सरकार गई थी वैसा बुरा नहीं था। दीपक बैज जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे। दीपक बैज के जो नेतृत्व में आंदोलन हुए तो वो दीपक बैज का अकेला प्रयास नहीं था। यहाँ पर कुछ भी कह ले कोई, दीपक बैज जरूर अध्यक्ष थे लेकिन वो अंडर शेडो थे। यहाँ पर 3-3, 4-4 छत्रप ऊपर बैठे, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, सारे बड़े नेता उनके ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, अनिल भैया ने मेरी बात पे मुहर लगाई है उधेश जी ना, मतलब मैं सही बोल रहा था। वरिष्ठ आपका नेताओं का धन्यवाद। मार्गदर्शन लेकर काम करना मेरे को लगता है कहीं गलत नहीं है। अनिल जी आप कंप्लीट मैं जो बता रहा हूँ, देखिए भूपेश बघेल क्या होता है, हर किसी भी कार्यकाल को कंपेयर करते हैं, स्वभाव होता है राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में। आप खेल में भी देख लीजिए, पिछले कप्तान से नए कप्तान का जो है कंपेयर किया जाता है कार्यकाल का, तो दीपक बैज को भी लोगों ने कंपेयर किया। तो वो कभी भी जो है वो मोहन मरकाम और या वो दीपक बैज हो, दोनों बस्तर से आते थे, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यकाल की तुलना में वो उतने, हो सकता है कि वो दोनों बहुत सभ्य हो, साइलेंट हो, और भूपेश बघेल बहुत आक्रामक और एकदम वॉरियर थे। मतलब भूपेश बघेल लड़ाका थे, वो लड़ने पे उतारू रहते थे। तो आज की डेट में जो है जो मारधाड़ की पिक्चरें हैं वो चलती है, जनता की जो लड़ाई है उसको पसंद करते नहीं। तो भूपेश बघेल के कार्यकाल से अगर कंपेयर करते हैं तो दीपक बैज कहीं खड़े नजर नहीं आते। दूसरी बात यह है कि आए दिन जो है, चाहे कांग्रेस कमेटी के जो इंटरनल जो बैठक होती थी उस पे भी जो चाहे भूपेश बघेल चरणदास पर आरोप लगाते थे, चाहे भूपेश बघेल दीपक बैज पर आरोप लगाते थे, ये जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को मजबूत करने की जगह कमजोर करते रही, जबकि यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। जिक्र कर रहे थे, क्या मुंबई इंडियन की तरह स्थिति हो गई क्या कांग्रेस की? 4-4 कैप्टन भारतीय टीम के हैं मुंबई इंडियन में, और सबसे पहले एलिमिनेट मुंबई इंडियन हुई है। बिल्कुल। जब अगर यही स्थिति रहेगी तो एलिमिनेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं। देखिए मध्य प्रदेश से टूटकर हम अलग हुए। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, सुरेश पचौरी, सुभाष यादव और ये सारे बड़े बड़े नेताओं के रहते हैं, हालत क्या है। तो आज अगर यहाँ पर अगर फिर से अगर उनको मौका मिला है, चुनावी साल है, अगर वो ठीक कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए अपार संभावना है। चलिए, दूसरे दल में झांकने के बजाय अपने दल को मजबूत करना एक अच्छा निर्णय होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। बहुत सारे कैप्टन हो गए हैं, अनिल जी के कहने का मकसद मतलब यही था कि बहुत सारे कैप्टन हो गए मुंबई इंडियन की तर्ज पे, अब एलिमिनेट हो गई मुंबई इंडियन, अंदेशा जताया जा रहा है। बताइए ना कैसे संभालेंगे कांग्रेस को? कैप्टन एक ही होता है अवधेश भाई, कैप्टन एक होता है, बाकी सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। आपने क्रिकेट मैच का जिक्र किया तो कई बार ऐसा भी हुआ था कि कप्तान कोई जूनियर था, सचिन तेंदुलकर उस टीम में खेला करते थे, कप्तान का नाम शायद राहुल द्रविड़ था या कुछ था, और सचिन तेंदुलकर उससे सीनियर थे और वो खेला करते थे। तो क्रिकेट एक अलग मुद्दा हो गया। वर्ल्ड कप खेले जहां पे जीती इंडिया। नागिन और नाग की बात हो रही थी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस प्रदेश में कौन बीन बजा रहा है और कौन नाच रहा है, समझ से परे है पूरा सरकार जो चल रही भारतीय है जनता वो। पार्टी बीन बजा रही है और कांग्रेस नाच रही है, कहाँ समझ से परे जी? और दूसरा आप ही के नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, गोमती साय, नितिन जी आप बड़े विद्वान, नितिन जी आप बड़े विद्वान नेता, नितिन जी आप ठीक है, नितिन जी आप बड़े विद्वान नेता है, आप ट्रैप में फंस रहे वैभव के, थोड़ा अलर्ट रहिए आप। वो एक लाइन दी, आप उसी के पीछे चल पड़े। ये क्या है, मेलोनी और मेडोली वाले हिसाब में चल रहे हैं, मेलोडी वाले हिसाब में। तो अभी इन लोगों को क्या नाग नागिन सत्ता में है ना, तो इनको ऐसा हंसी व्यंग करने में मजा आता है जब इनके मुखिया ही विदेश में जाकर, जहां देश इस स्थिति में है, महंगाई, बेरोजगारी और बुरी स्थितियों में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और वहां पर जाके वो चॉकलेट देके खी कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इनके नेताओं में कितनी परिपक्वता है। मैं तो कहता हूं अब परिपक्व मुख्यमंत्री है और अब परिपक्व मंत्रिमंडल है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है और भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह मचा हुआ है। इन्हीं के लोग बीन बजा रहे हैं और इन्हीं के नाग नाच रहे हैं। ठीक है, वैभव जी जवाब दे दीजिए। अवधेश भाई, क्या विषय है ना कि हमारी पार्टी में किसी किस्म की कोई अंतर कला नहीं होती, और यहाँ पे अनिल पुसतकर जी बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी के साथ इन्होंने काम किया है अनिल भैया ने। सबको पता है अवधेश जी, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है। नितिन भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम एक शहर में रहते हैं। नितिन भाई ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गए
विदेश यात्रा गए, मेलोडी चॉकलेट लेके गए। तो मैं ये बात को नितिन भाई और दर्शकों को भी आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी इस देश में वो नेता है जिन्होंने झाल मुड़ी खाई तो भाजपा वहां पे 7 की 7 विधानसभा सीट जीत गई। 4 मई को जिस दिन बंगाल के चुनाव के परिणाम आए, उस दिन झाल मुड़ी का जो धंधा हुआ, जो झाल मुड़ी बिकी, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में भी उतनी झाल मुड़ी उसके बिकी बाद होगी। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ दाल मुड़ी, हाँ, मैं बता रहा दाल हूँ मुड़ी में डालने के लिए सरसों तेल भी महंगा हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैं बता देता हूँ। जो दाल मुड़ी 10 रुपए में मोदी जी ने खाई थी वो 30 रुपए। नितिन भाई सुनिए ना, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं एक जाल फेंकता हूँ और आप लोग उसमें फंस जाते हैं। नितिन भाई, पेट्रोल का रेट सिर्फ 4% हमारे देश में बढ़ा है, विश्व में सबसे कम बढ़ोतरी तो की है चुनाव के हम। समय बोलना था ना विश्व में हम जब कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब तो आप लोग चुनाव करवाने में व्यस्त थे। ठीक है, चार्टर मैं बता रहा हूं। प्लेन से अभी वो हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में 8 मुख्यमंत्री और नेता 8 चार्टर प्लेन से वहां पर क्या गौमूत्र डालकर गए थे उसमें आपके हवाई जहाज की टंकी में? देखिए नितिन जी, आप क्या लोग पेट्रोल नहीं लगा उसमें? नितिन जी, आप एक पूरा देश की जनता से अपील करते हैं ठीक है, कि आप ठीक है। जो है खर्चा कम करिए, सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पे मत जाइए। ठीक है। वहाँ खी कर रहे हैं जाके। ठीक, एक जवाब ये इनके वो है क्या है ना, वैभव जी जवाब दो। अवधेश जी, क्या होता है, नितिन जी लगाते हैं चौवा चंदन और टीका, लेकिन हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक होता है ना, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मजाक का विषय है। अरे हमने हमको मत सिखाओ। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने वाली सरकार है हमारी। है ना? गौमूत्र और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना, महिलाओं को रोक। ठीक है नितिन जी, एक बार जवाब। ठीक है, एक बार जवाब ले मैंने तो एक सैद्धांतिक ठीक, तौर पे ठीक, बोला ठीक है। कि वो हवाई जहाज कैसे गया। ठीक है, आपके ठीक देश है। में जब पेट्रोल का ठीक, संकट है, नितिन जी जवाब। जब लोगों ठीक को है ना, पेट्रोल और ठीक है। डीजल का उपयोग कम कर ईवी खरीदो बोलते हैं। ठीक। अरे, अच्छा, इसके एक बार लिए भी पैसा चाहिए। जवाब तो ले लेने दीजिए। वैभव जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, सवाल क्या था, मैं सवाल भूल गया। नितिन भाई इतना उद्वेलित हो जाते हैं। नितिन भाई, आपका सवाल क्या था, आप दोहरा दीजिए एक बार। नहीं, सवाल तो करने वाले हमारे बैठे हैं जज। सवाल उनका ये है कि गंभीरता नहीं है कुल मिला के बीजेपी की सरकार में, सीधा पिन पॉइंटेड इनका सवाल है। बीजेपी की सरकार में कहाँ गंभीरता नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, जो आर्थिक संकट चल रहा है, राहुल गांधी जी जो भविष्यवाणी करते हैं ना, अवधेश भाई जैसे आज आप भविष्यवाणी कर दीजिए अपने चैनल में कि आज से 15 दिन बाद यहाँ पे बारिश होगी, तो अरे भाई उसमें क्या है, बारिश तो होगी ही ना, मानसून आएगा। हमेशा हो रहा है। हाँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा नितिन भाई, मैं बताता हूँ अवधेश भाई। आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट लेके मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और आज से काम नहीं कर रही है, जिस दिन से चुनी गई है उस दिन से काम कर रही है। शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं होगा नितिन भाई, भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ट्रेनों के लिए हमने माल ढुलाई के लिए एक कॉरिडोर बनाया है कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो भी लोगों को मिलने वाली चीजें डीजल और पेट्रोल के दाम से प्रभावित ना हो पाए। क्यों बढ़ रही है? बता रहा हूं ना मैं, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं मैं। 5 टन की गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्ट होता है अवधेश जी, उसके लिए हम लोग अब नियम ला रहे हैं कि 5 टन की गाड़ियां ईवी में ट्रांसपोर्टिंग करेंगी। इससे लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद घर घर में हम लोग सोलर पैनल लगा के लोगों को उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो अवधेश जी, खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? नितिन जी सुनिए ना, नितिन जी मुझे समाप्त करना एक मिनट। नितिन जी क्या होता है ना, ठीक है। नितिन जी सुनिए ना, मैं अभी तक राइटर नोट में ले रहा था बात। नितिन जी आप सुनना नहीं चाहते सच, और आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना नितिन जी, कि आप लोगों के पास ना तो कोई ढंग का नेता है, ना तो कोई ढंग की नीति है, और ना तो साफ नीयत है। इसलिए जनता का बिल्कुल है भाई, इसीलिए जनादेश लेके बैठे हैं भाई। कर रहे हैं, ये है आपके पास चॉकलेट खिला रहे हैं। ठीक है अनिल जी, अनिल जी से जूझ रहा है। ठीक है अनिल जी, अच्छा वीडियो बना रहे हैं, रील डाल रहे हैं। ठीक है अनिल, ठीक है एक मिनट नितिन जी, एक मिनट। अनिल जी, आपकी समीक्षा मौजूदा स्थिति संगठन की, विषयांतर हम नहीं होंगे, ठीक है, राजनीतिक दल अपना अपना काम करेंगे, विषयांतर नहीं होंगे। संगठन की क्या स्थिति है, दोनों दलों की 28 में चुनाव होना है। देखिए, बीजेपी तो 2 चुनाव जो बिहार और बंगाल का जीती है, उससे तो उनको एनर्जी मिल गया, बूस्टर मिल गया, वो अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और कल्पना के बाहर उनको विजय मिली है दोनों ही राज्य में। बिहार में भी अब उनका राज्य में मुख्यमंत्री बन गया, तो ये पहली बार बना है, तो उनके लिए अब एक उत्साह का माहौल। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी टीम को मजबूत करे, और जैसे नितिन ने कहा कि बीजेपी में बड़े बड़े सीनियर लीडरों की उपेक्षा की, तो जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उस समय श्यामाचरण, विद्याचरण, रामचंद्र सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, ये सब ये कहाँ गए?
तो अभी तो भी देखिए हुआ है उसी क्या? कारण तो दिक्कत हुई कि आज कांग्रेस अभी जो भी है विष्णु मध्य प्रदेश में भी कहाँ वही से हाल है? है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, छत्तीसगढ़ में वही हाल है। मुझे समाप्त करना है, ठीक है। दुर्गति सिर्फ कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की उपेक्षा के कारण हो रही है और अभी भी मौका है, ये संभावना है यहाँ पर ठीक से अगर संगठन बना लेती है तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ संभावना वाला क्षेत्र है। चलिए, छत्तीसगढ़ को इसीलिए संभावनाओं का गढ़ कहा जाता है क्योंकि संभावना उस व्यक्ति के लिए भी है जिसके अंदर थोड़ी सी जिजीविसा किसी भी काम को करने को लेके है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।